बूढ़ी बाप ने बताई अपनी कीमत। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है जब बूढ़ी बाप ने बताई अपनी कीमत। मोनिका, तुम यकीन नहीं करोगी, मैंने स्टेशन के बाहर पापा मम्मी को देखा और जैसे मैंने उन्हें देखा नज़र बचा के ऐसे भागे कि पूछो ही मत। महेश ने अपनी पत्नी से कहा, क्या मम्मी जी पापा जी हम मुंबई में इस जन्म में से तो हमारा पीछा छूटने से रहा। आखिरी बार कितना सुनकर गए थे, पर फिर भी आ गए हमारी छाती पे मुंह करने के लिए। अच्छा किया जो नज़र बचाकर आ गए आप। अब जब अपनी मर्जी से आए हैं तो भटके सड़कों पे हमें क्या। मोनिका ने कहा, पर उन्होंने हमारा पता ढूंढ लिया तो। महेश ने कहा, आप भी न कैसी बातें करते हो, यह आपका गांव नहीं मुंबई है। मुंबई यह ऐसे ही किसी का पता ढूंढना आसान नहीं है, और हमने हमारा पुराना पता भी तो बदल दिया है। मोनिका ने कहा, अरे मोनिका, दिमाग तुम्हारा भी ठिकाने पे नहीं है लगता है। बेशक उन्हें हमारे घर का पता नहीं, पर उनके पास मेरे ऑफिस का एड्रेस तो है। वहाँ जाकर वो मेरे घर का पता तो जान ही सकते हैं ना। महेश ने कहा, पर जब आप उन्हें ऑफिस में देखोगे तो आपने बाहर से ही कहकर भगा देना, और आपके ऑफिस वाले बिना आपसे कहे आपका पता क्यों देंगे। ऐसे किसी को भी घर का पता देते हैं क्या। मोनिका ने कहा, मोनिका, वो कोई और नहीं मेरे मम्मी पापा हैं, और यह बात मेरे ऑफिस में जब बताएंगे तो वो फिर बता ही देंगे। ऊपर से मेरे मम्मी पापा को मैंने एड्रेस क्यों नहीं दिया, यह सवाल सब करने लगेंगे। पता नहीं यार दोनों मरते क्यों नहीं, जान की आफत बने हुए हैं। महेश ने गुस्से में कहा। महेश और मोनिका आपस में यही सब बातें कर रहे होते हैं कि तभी दरवाजे की घंटी बजी सुनकर दोनों एक दूसरे को अचंभित होकर देखने लगे। कहीं वही तो नहीं आ गए। महेश ने कहा, अरे नहीं, दूध वाला होगा, आप हटो यहाँ से, मैं देखती हूँ। यह कहकर मोनिका दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलते ही वो अपने सामने अपने सास ससुर को खड़ा देखकर हैरान हो जाती है। अब तब तक पीछे से महेश भी आ जाता है और कहता है, अरे आप दोनों अचानक फिर से यहाँ। बेटा, तूने तो हमें नज़रअंदाज कर दिया था, पर हमने सोचा कि तूने शायद हमें देखा ही नहीं होगा। महेश की मम्मी सरोज जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा तेरा पता ढूंढने में काफ़ी मुश्किल हुई। इतना बड़ा शहर, चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें, पर देख हमने पता ढूंढ ही निकाला। भले ये बच्चे अपने माता पिता को भीड़ में न पहचान पाए, पर माता पिता अपने बच्चों को पहचानने में कभी चूक नहीं सकते। महेश के पापा अशोक जी ने नम होकर कहा, अच्छा यह सब डायलॉग छोड़िए और बताइए यहाँ क्यों आए हैं। अगर यहाँ रहने के इरादे से आए हैं तो मैं पहले ही बता देता हूँ, यहाँ हमारे अपने खर्च उठाने में ही हालत ख़राब हो जाती है। ऐसे में आप लोगों को रखना। महेश ने कहा, और आप दोनों के अंदर आत्मसम्मान नाम की कुछ चीज़ नहीं है क्या। आखिरी बार गांव से जाने से पहले ही आप लोगों को साफ साफ कह दिया था, आप लोग ठहरे देहाती, गांव देहात में रहने वाले। इतने बड़े शहर में आप लोग नहीं रह पाएंगे। कहाँ गांव है और कहाँ यह महानगरी मुंबई। पर नहीं, फिर भी आ गए आप लोग। मुंह उठाकर सोचा होगा कि शहर के ऐशो आराम गांव में कहाँ मिलेगा, क्योंकि जब पहले यहाँ रहने आए थे तभी इसकी आदत लग गई होगी आपको। बस आप लोग की वजह से ही हमने यह पता बदल दिया था, पर आप लोग यहाँ भी आ पहुँचे, यह नहीं पता था। मोनिका ने कहा, कमाल है पापा, आप लोगों की कितनी बेइज्जती की थी, पर मैं देख रहा हूँ कि आत्मसम्मान शायद आप लोगों में मर गया है। बिल्कुल सच कहते हैं लोग, जब बात पैसों की आती है तो हर कोई बेशर्म हो जाता है। महेश ने कहा, लोगों दोनों अशोक जी और सरोज जी पर बातों से प्रहार किए जा रहे थे। उन्होंने तो जैसे कसमें खा ली थी कि इन्हें हर हाल में यहाँ से भगाना है। बस रुक जाओ, तुम लोग बहुत बोल लिए और हमने बहुत सुन लिया। बेटा, हमने तो तुम्हारी कही हुई कोई बात भूले नहीं, और ना ही अपनी बेइज्जती। हम यहाँ तुम लोगों से कोई भीख मांगने आए हैं
या रहने के इरादे से नहीं आए हैं। हम तो इस शहर में पिछले कई महीनों से आना जाना कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इस शहर में एक फ्लैट लिया है, तो आज उसकी चाबी मिल गई है, तो हमने सोचा एक पूजा करवानी है। बस उसी के लिए तुम दोनों को न्योता देने आए थे। तुम लोगों ने कहा था ना कि हम शहर में रहने लायक नहीं है, तो हमने भी सोचा कि चलो या फिर देख लेते हैं। तो बेटा, परसों हमारे नए घर में गृह प्रवेश है, तुम लोग ज़रूर आना। अशोक जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या नया फ्लैट, वो भी मुंबई में? आप लोगों को क्या लगता है मुझे पता नहीं आपके पास कितने पैसे हैं? यहाँ मुंबई में एक छोटा सा फ्लैट 50 लाख 60 लाख में मिलता है, जो आपके पास तो हो ही नहीं सकता। अरे आपकी इतनी औकात ही नहीं है कि मुंबई में आप फ्लैट खरीदे तो जाकर किसी और को उल्लू बनाइए। सच तो यह है कि आप दोनों हमारे पास रहने के इरादे से आए थे, पर अपनी गलती देख यह कहानी रच डाली। महेश ने कुटिल मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो जो समझो बेटा, अब इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर पूजा में आना चाहो तो यह रहा हमारा पता। यह कहकर अशोक जी और सरोज जी वहाँ से चले गए। उनके जाते मोनिका कहती, यह क्या कह गए पापा जी? क्या सच में उन्होंने यहाँ फ्लैट लिया है? मतलब उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? अगर गांव में झोपड़ी बेच भी दी होती तो भी इतने पैसे नहीं आ सकते थे। मुंबई में वो इतना महंगा फ्लैट खरीद सके। अरे मोनिका, तुम भी क्या इनकी बातों पर यकीन कर रहे हो? यह पता भी किसी और का ही होगा। तुम देखने चलो, परसों अपनी आंखों से देखकर तसल्ली कर लेना, महेश ने मुस्कुराते हुए कहा। और जैसे वो लोग जाते हैं अशोक जी के बताए हुए पते पर, वह जो फ्लैट में घुसते हैं उनकी सजावट किसी मंडप से कम नहीं होती है। और फिर दरवाजे पर सरोज निवास का बोर्ड टंगा देख महेश और मोनिका की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। मोनिका बोली, सुनिए जी, बोर्ड तो मम्मी जी के नाम का ही लगा है, क्या सच में वह फ्लैट इनका है? हाँ मोनिका, मैं भी हैरान हूँ, तुमने यह सोसाइटी देखी है? अरे यहाँ के फ्लैट कम से कम करोड़ों के तो होंगे, ऊपर से पोश इलाका। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि इनके पास इतने पैसे कहाँ से आए। कहाँ मैं सोच रहा था कि यह कहाँ हमसे भीख मांगने आए होंगे, पर यहाँ के हमें भी भिखारी साबित कर दिया इन्होंने। महेश ने कहा। फिर दोनों लेट के अंदर गए। उन्हें देखकर अशोक जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे आओ आओ, सरोज ने प्रसाद दे दो। अशोक जी ने अपनी पत्नी से कहा, पापा, क्या सच में यह घर आपने खरीद लिया है? पर कैसे? हमारा गांव वाला घर बेचकर भी इतने पैसे नहीं मिलते। महेश ने पूछा, बेटा, हमारे गांव का घर सिर्फ घर नहीं, हमारे पूर्वजों की यादें हैं। अरे गांव की बात ही कुछ और है, वो तो तुम लोगों को दिखाने के लिए शहर में मैंने यह घर लिया है। तुम्हारी ना उस दिन हमें अपने घर से धक्के मार कर कहा था ना कि हमारी औकात नहीं है तुम्हारे घर में रहने की, मगर आज देख लो, ईश्वर की कृपा से मुंबई के टॉप फ्लोर पे हमारा फ्लैट है। और फिर हमें यह भी देखना था कि शहर की हवा में ऐसा क्या है जो इंसान इतना बदल जाता है। पर बेटा, शहर के घर हमारे गांव से क्या ही मुकाबला करेगा, जो इस घर के लिए मैं गांव के घर को बेचूंगा? हरगिज़ नहीं। अशोक जी ने मुस्कुराते हुए महेश से कहा, फिर आपको इतने पैसे कहाँ से मिले? और जब आपको शहर पसंद ही नहीं है, फिर यह घर कैसे? ओ समझा, आपने सोचा होगा कि छोटा घर होने के कारण हम साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो इसलिए बड़ा घर लेकर हम सब साथ रहेंगे ना पापा। आपने बिल्कुल सही किया, हम बस छोटे घर होने के कारण आप लोगों को अपने साथ रखने के कतराते थे, वरना ऐसा कोई लम्हा नहीं जब हमें आपकी याद नहीं आती थी। महेश ने थोड़ा नम आंखों से कहा, पता नहीं इंसान इतना नीच कैसे हो सकता है, और यही एक कारण है कि हम गांव में ही पले हैं। तुम लोगों ने हमारे साथ इतना कुछ किया, फिर भी यह उम्मीद कर रहे हो कि हम तुम्हें यह फ्लैट दे दें। अब जब वो तो हमें कंगाल समझकर हमारा अपमान कर रहे थे, और अभी जैसे हमारे इस फ्लैट के बारे में पता चला,
अपना रवैया बदल लिया। वाह बेटा, यह संस्कार हमारे गांव वाले महेश में तो नहीं थे। अशोक जी ने कहा, पर तुम दोनों ने जो अत्याचार किए हैं वो हम इस जन्म में शायद ही भूल सकते हैं। जैसे हम तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं हैं, पर तुम्हारे कौतूहल को दूर करने के लिए कह ही देता है। हमने इस शहर में घर तो बस तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए लिया है, ताकि तुम्हें दिखा सके कि हम भी शहर में रह सकते हैं, हमारी औकात भी शहर में रहने के लायक है। पर इन शहरी उल्लास के लिए हम हमारी जड़ नहीं बेच सकते। यह जो हमारी थोड़ी सी खेती वाली ज़मीन थी न, सरकार ने उस पर कारखाना बनाने के लिए अच्छे दाम में खरीद लिया और इन्हीं पैसों से हमने यह फ्लैट लिया। यही बताने के लिए हम पहली बार भी तुम्हारे पास आए थे, पर तुम लोगों का व्यवहार देखकर बताने का मन ही नहीं किया। हमें याद है आज भी वो दिन। यह कहकर अशोक जी अपने अतीत में चले जाते हैं। पापा मम्मी, आप लोग कितने दिन के लिए यहाँ आए हैं? वो क्या है, टिकट पहले से ही कटवा लेनी होती है, वरना बाद में अचानक से नहीं मिलेगी। महेश ने अपने मम्मी पापा के कमरे में जाकर कहा, बेटा हम क्या सोच रहे हैं कि वो गांव में हम दोनों अकेले रहा करते हैं, हमारा तो कोई काम ही नहीं है वहाँ, तो क्यों ना अब हम भी यहीं सब एक साथ रहें, एक ही घर में। यह घर थोड़ा छोटा है जानता हूँ, इसलिए। इससे पहले अशोक जी अपनी बात खत्म कर पाते, महेश बीच में ही बोल पड़ता है, सब जानते हैं कि यह घर छोटा है, फिर यहाँ भीड़ बढ़ाने की बात क्यों कर रही हैं? मैं जानता था, क्योंकि जिस तरह आप दोनों यहाँ तो गाँव करके बैठ गए हैं, जाने का इरादा कैसे हो सकता है? आप लोगों का ठीक ही कहती है मोनिका, यहाँ के जितना आराम गांव में भला कैसे मिलेगा आप लोगों को? पर पापा, आप लोगों को मैं कुछ दिनों का समय दे रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके अपने जाने के इंतजाम कर लीजिए। महेश की बातों से अशोक जी और सरोज जी को बड़ा दुख हुआ, पर अशोक जी का तो सबसे ज़्यादा ठेस पहुँची अपने अपमान से, इसलिए उन्होंने कैसे भी करके अपने टिकट बनवा ली। पर वो एक हफ्ते के बाद क्या मिल पाई थी। अब जब महेश को इस बात का पता चला तो वो दंदनाते हुए उनके कमरे में आता है और अपने पिता अशोक जी से कहता है, देखिए पापा, अब जब तक आप लोग यहाँ हैं तब तक हम आप लोगों को बड़ी मुश्किल से झेल लेंगे, पर उसके बाद फिर यहाँ कृपा करके मत आइएगा। फिर मोनिका भी उनका जीना दुर्भर करने लगती थी। एक दिन सरोज जी मोनिका से कहती हैं, बहू आज सुबह से ही मेरा मन बहुत भारी भारी सा लग रहा है और अजीब सी घबराहट भी हो रही है, तो खाना तुम बना लो कि क्या? हाँ, अब तो पता ही है ना कि कुछ दिनों बाद चले जाना है, इसलिए आप काम करने में घबराहट तो होती ही है ना। आपको कमाल है मम्मी जी, आप पहले घर का सारा काम चुपचाप करती थी, पर सोचा होगा कि बेटा यहाँ रख लेगा, पर जब दाल नहीं गली तो अब घर के काम करने में आपकी तबीयत खराब रहने लगी है। मोनिका ने कहा, नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है, सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। यह कहते हुए सरोज जी अचानक से बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। यह देखकर मोनिका महेश को आवाज़ देने लगी। महेश और अशोक जी तुरंत दौड़कर वहां आते हैं और सरोज जी की ऐसी हालत देखकर अशोक जी चौंक जाते हैं। देख क्या हो रहा है बेटा, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, तुम्हारी माँ को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। अशोक जी ने बड़े नम आंखों से कहा, अरे पापा, बस बेहोश तो हुई है माँ, चेहरे पे पानी के छींटे मारिए, अभी उनको होश आ जाएगा। आप हटिए। यह कहकर महेश पानी की छींट माँ के ऊपर मारने लगता है। सरोज जी के चेहरे पे बार बार वो पानी के छींटे मार देता है, लेकिन सरोज जी पर कोई असर नहीं पड़ता। यह देखकर अशोक जी कहते हैं, बेटा बुला लेना एम्बुलेंस, मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा, बस कह देने भर से नहीं होता, आपको पता भी है यहाँ के अस्पतालों के खर्चे। पता चला मम्मी को तो कुछ नहीं हुआ, पर बिल चुकाने में मैं कंगाल हो गया। महेश ने अपनी आंखों को चढ़ाते हुए कहा। महेश की इस बात से अशोक जी
बस खामोशी से अपने बेटे महेश को देखने लगे। फिर उन्होंने आओ दिखाना ताव सरोज को गोद में उठाया और निकल पड़े घर में से। महेश बस उन्हें जाता हुआ देखता रहा। इधर मोनिका कहने लगी, जा तो ऐसे रहे हैं जैसे पता नहीं कहाँ के करोड़पति हैं। हम भी देखते हैं कैसे और कहाँ इनका इलाज करवाते हैं। सुबह से रात हो गई पर महेश ने अशोक जी की कोई खबर नहीं ली। रात काफ़ी हो गई थी। महेश और मोनिका आराम से घर में पैर फैलाए सो रहे थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। महेश गुस्से में दरवाज़ा खोलता है तो देखता है अशोक जी थके और उदास से खड़े महेश को दिखाई देते हैं। मिल गई फुर्सत और मम्मी को शमशान घाट छोड़ आए क्या, जो इतनी देर हो गई आपको आने में। महेश ने अपने पिता पर चिल्लाते हुए कहा, यह कैसी बातें कर रहे हो तुम। महेश औलाद के लिए माँ पिता क्या कुछ नहीं करते और औलाद के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वो जीते जी शमशान पहुंच जाते हैं। अशोक जी ने नम आंखों से कहा, पापा हमें लगा था आप लोग इसी हफ्ते चले जाएंगे, पर अब मम्मी का यह नाटक शुरू हो गया। अब मुझे समझ में आ गया है कि आप लोग यहाँ पर रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग को क्या लगा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए अब आप लोग को एक हफ्ते क्या एक पल भी मैं अपने घर में यहाँ नहीं रहने दूँगा। आप लोग का सामान मैंने इस सूटकेस में भर दिया है, अब तो आप लोग यहाँ से विदा लीजिए। महेश ने लगभग उन्हें धिक्कारते हुए कहा, बेटा तेरी माँ अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही है और तू उसकी हालत पूछना तो दूर उसे उसका नाटक बता रहा है। अरे उसे हार्ट अटैक आया था। अगर अस्पताल पहुँचने में ज़रा से भी देर हो जाती तो शायद आज हम उसे खो देते। तू तब भी उसे अस्पताल ले जाने से पहले अपने पैसों के बारे में ही सोच रहा था। अशोक जी ने नम आंखों से कहा, अच्छा होता जो वो मर जाती, वैसे भी जिंदा रह कर मेरे सर पे बोझ ही तो बने हुए हैं आप दोनों। तब घर कम से कम एक का तो निपटाला हो जाता। महेश के यह कहते ही अशोक जी अपना सूटकेस महेश के हाथों से छीन कर कहते हैं, बहुत अच्छा किया तूने महेश। आज के बाद जो भी हमारी कहानी सुनेगा वो कम से कम यह सबक तो ज़रूर लेगा कि बच्चों को बड़ा करते करते हमें अपने बुढ़ापे का इंतज़ाम भी करते जाना चाहिए, वरना बच्चे तुम्हें ज़िंदा ही मार डालेंगे। चलता हूँ बेटा, पर एक वादा है तुमसे, जो तेरी इस बेइज्जती का हिसाब न लिया तो मैं भी तेरा बाप नहीं। इतना कहकर अशोक जी आंखों में आंसू लिए वहाँ से लौट जाते हैं। उसके बाद लगभग 20 दिनों तक अशोक जी अस्पताल के बाहर पड़े रहते हैं और सरोज जी का इलाज करवाया। फिर दोनों गांव लौट आए। गांव लौटने के बाद अशोक जी पूरे बदल गए थे। उनका अब एक ही मकसद था, महेश को सबक सिखाना, और शायद भगवान को भी यही मंजूर था। इसलिए उनकी बंजर पड़ी ज़मीन, जिसका सौदा तो हो चुका था, कुछ नकद एडवांस के तौर पे मिल भी गई थी। उसी से सरोज जी का इलाज भी हुआ था। उस सौदे की पूरी राशि अशोक जी को अब मिल गई और उन्होंने उस पैसों से सबसे पहले मुंबई में एक टॉप फ्लोर पे एक फ्लैट खरीदा। वो वही सौदे की बात बताने के महेश के पास गए थे, पर महेश का व्यवहार देखकर उन्होंने उसके पैसों की उसे सबक सिखाने का ठान लिया था। आज जो फ्लैट के गृह प्रवेश की पूजा में महेश और मोनिका अशोक जी की कहानी सुन रहे थे, वो तो एक दूसरे का मुंह ताके जा रहे थे। तभी अशोक जी कहते हैं, महेश तुमने तो बैठे बैठाए अपना नुकसान भी कर लिया बेटा। जो तुमने हमारे साथ व्यवहार किया ना होता तो शायद आज यह फ्लैट तुम्हारा होता या तुम इतने पैसों के मालिक खुद होते। पर अभी भी यह फ्लैट तुम्हारा हो सकता है, बस तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी, अशोक जी ने कहा। उसकी बातें सुनकर महेश झकते हुए कहता है, शर्त? कैसी शर्त? तुम दोनों को यहाँ हमारे पास रहकर हमारी नौकरी और चाकरी दोनों करनी पड़ेगी, वो भी पूरे 6 महीने के लिए बिना कोई पगार के। तब मैं तुम दोनों के नाम पर यह फ्लैट कर दूंगा और अपने घर वापस चला जाऊंगा। वैसे भी मुझे मेरा गांव ही पसंद है। अशोक जी ने कुछ
कहा। 6 महीने? यहाँ महेश ने चौंक कर कहा। हाँ हाँ, हम कर लेंगे पापा जी, हम कर लेंगे, मोनिका ने भी कहा। और वह महेश को खींचकर एक कोने में ले जाकर कहती है, आप क्या पागल हो गए हैं? इस फ्लैट की कीमत का अंदाज़ा नहीं है क्या आपको? 6 महीने सिर्फ, उसके बाद तो यह फ्लैट हमारा। पर पापा, इस बात की क्या गारंटी कि हमारे 6 महीने यहाँ नौकरी करने पर आप हमें यह फ्लैट दे देंगे? महेश ने आश्चर्य भरी नज़रों से अपने पिता से कहा। बेटा, वैसे जुबान का तो मैं पक्का हूँ, पर फिर भी यह सब पूरे कानूनी कागजात के साथ होगा। बोलो, है मंजूर? अशोक जी ने कहा। उसके बाद को कागजात बनते हैं और महेश और मोनिका, इनकी नौकरी और चाकरी दोनों पर करे परखर लग जाते हैं, जहां अशोक जी उनसे अच्छे से दुहाई करवाते हैं। सुनिए जी, जब हमें यह फ्लैट मिल ही जाएगा, अपना वो छोटा फ्लैट हम बेच देंगे और उन पैसों को अभी अपने इस्तेमाल में लाते हैं, क्योंकि 6 महीने तो हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा। इस काम की वजह से आपको अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ेगी। वैसे भी इस फ्लैट के आगे कोई छोटी मोटी नौकरी भी क्या बीस, लेकिन जब तक हमारे गुजारे के लिए पैसे तो चाहिए होंगे ना, हमें, मोनिका ने कहा। महेश को मोनिका की बात जच गई और उसने अपना छोटा फ्लैट बेच दिया। देखते ही देखते 6 महीने गुजर गए और आज वो दिन था जब अशोक जी अपना यह पूरा फ्लैट महेश को सौंपने वाले थे, उसके नाम करवाने वाले थे। पापा, आपके कहे मुताबिक 6 महीने हो गए, आप सारी प्रक्रिया पूरी कीजिए और हमें यह हमारा फ्लैट सौंप दीजिए। महेश ने अपने पिता से कहा। हाँ, वकील आ गए हैं बेटा, अशोक जी ने महेश से कहा। वकील जाकर महेश को कुछ कागजात पकड़ाता है, जिससे पति पत्नी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। फिर अशोक जी कहते हैं, बेटा, वो जाने से पहले जरा एक बार रंगवा लेना। काफ़ी साल पहले रंगवाई हुई थी उस घर की। कहाँ जाने से पहले पापा, यह फ्लैट तो नया है, फिर इसमें पेंट की क्या ज़रूरत है? महेश ने चहकते हुए कहा। बेटा, कागजात में जो लिखा है शायद खुशी के मारे तुमने सही से पढ़ा ही नहीं। मेरा घर तुम्हारे नाम किया था और मेरा घर तो एक ही है, वो है गांव में। रही बात इस फ्लैट की, इसे तो मैंने बस 6 महीने के लिए किराए पे लिया था, ताकि तुम्हारे शहर में रहने का डिमांड तोड़ सको। मैं अब तो तुम्हारे पास उस गांव में रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इतना सुनते ही दोनों के पैरों तले ज़मीन सरक जाती है और महेश कहता है, वाह पापा, बड़ी अच्छी चाल चली आपने, पर तुम मुझसे बदला लेने के चक्कर में खुद को ही बेघर कर दिया आपने। इतने बेवकूफ़ निकलोगे आप, सोचा नहीं था। महेश ने कहा। बेटा, कोई भी पिता अपने बच्चों से बदला नहीं लेना चाहता, पर तुमने हमें मजबूर कर दिया। और रही बात हमारे बेघर होने की, तो तुम उसकी चिंता मत कर, हमने अपना ठिकाना भगवान के आश्रम में देख लिया है। मेरे उस ज़मीन के बिके पैसों से हम हमारा तो बुढ़ापा बेफिक्री से और आराम से गुजार पाएंगे। तो वो अपनी सोच, गाँव में जा रहा है तो खेती बाड़ी सीख ले, तेरे बड़े काम आएगी। यह कहकर अशोक जी और सरोज जी वहाँ से चले जाते हैं। अशोक जी ने आज बिना छुए ही महेश को ऐसा चाटा मारा था कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी इस थप्पड़ को याद रखेगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।